नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हमारा आधार है 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव। सोचने वाली बात यह है कि लगातार 15 साल का शासन खत्म होना और 1937 के बाद पहली बार किसी राइट ऑफ सेंटर पार्टी का सत्ता में आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आखिर ये पॉलिटिकल भूकंप आया कैसे, चलिए समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी दिशा एकदम क्लियर रहेगी। सबसे पहले इस ऐतिहासिक बदलाव के आंकड़ों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर वोटर्स पर किस चीज ने असर डाला, मतदान का वो अनोखा आंकड़ा क्या था, आर्थिक योजनाएं क्या हैं, और अंत में नई सीमा और नागरिकता नीतियों पर गौर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से। यहाँ हम इस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के उन अभूतपूर्व आंकड़ों को डिकोड करेंगे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात एक बेहद विशाल आंकड़ा है, लगभग 93%। ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। किसी चुनाव में इतने भारी प्रतिशत में लोगों का वोट डालना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसने 2011 के 84% वाले पिछले रिकॉर्ड को तो ध्वस्त किया ही, साथ ही इस क्षेत्र के चुनावी इतिहास को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। इतना मैसिव टर्नआउट पहले कभी नहीं देखा गया। और इस मैसिव टर्नआउट का नतीजा क्या निकला? देखिए, 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें, लेकिन यहां बीजेपी ने 207 सीटों के साथ एक आरामदायक बहुमत हासिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। ये सच में एक ऐतिहासिक हार और जीत का आंकड़ा है, एकदम साइज़मिक शिफ्ट। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। आखिर मतदाताओं को किसने प्रभावित किया? आइए उन जटिल चुनावी मुद्दों का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं जिनके कारण इतना बड़ा राजनीतिक उलटफेर संभव हुआ। दोनों पार्टियों के कैंपेन पर नजर डालें तो एक बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। सत्तारूढ़ टीएमसी ने अपना पूरा जोर कल्याणकारी योजनाओं, बंगाली अस्मिता यानी उनकी पहचान और राज्य की स्वायत्ता पर लगाया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का विजन बिल्कुल अलग था। उनका फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरोध, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा और उद्योगों को जिंदा करके नए रोजगार पैदा करने पर था। दोनों के संदेश एकदम अलग दिशा में थे। हालांकि सिर्फ बड़े और राष्ट्रीय मुद्दे ही नहीं थे, ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसे स्थानीय कारण थे जिन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को और तेजी से हवा दी, जैसे स्कूल भर्ती घोटाला और उसकी जांच। इसने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। फिर 2024 का बेहद चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला, जिसने महिला सुरक्षा पर एक ऐसी बहस छेड़ी जिसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दी। और साथ ही शहरी युवाओं में रोजगार को लेकर जो बेचैनी थी, उसने भी इस बदलाव में एक निर्णायक भूमिका निभाई। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, मतदान का अनोखा आंकड़ा। वोटर लिस्ट में आखिर ऐसा क्या बदलाव आया, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर राज्य के लगभग 93% लोग अचानक वोट डालने निकल कैसे पड़े। ये आंकड़ा दुनिया भर के चुनावी विश्लेषकों को चौंकाने वाला था। तो इस मिस्ट्री के पीछे के स्थानीय कारणों को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। दरअसल इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग के पीछे 3 मेन फैक्टर्स थे। पहला, SIR प्रक्रिया, जिसने मतदाता सूची को ही करीब 12% तक कम कर दिया। दूसरा, चुनाव के ठीक आगे प्रवासी मजदूरों का भारी संख्या में वापस लौटना। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, चुनाव आयोग द्वारा अर्बन हाई राइज कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही नए पोलिंग बूथ बनाना। इस नई सुविधा की वजह से अर्बन वोटर्स बिना किसी पोल वायलेंस के डर के आराम से वोट करने निकल पड़े। और यहाँ एक और नंबर पर गौर करते हैं, 60 लाख यानी 6 मिलियन। ये संख्या उन सो कॉल्ड गोस्ट वोटर्स की थी जिन्हें लिस्ट से हटाया गया। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक काफी विवादास्पद प्रोसेस रही थी। हालांकि 150 जिला न्यायाधीशों ने मिलकर जब इन अनुपस्थित या मृत मतदाताओं को हटाया, तो बचे हुए वैलिड वोटर्स को एहसास हुआ कि अब उनका वोट और भी ज्यादा कीमती है। एक असाधारण जल्दबाजी या अर्जेंसी दिखी मतदाताओं में। चलिए अब चौथे भाग का रुख करते हैं, यानी आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजनाएं। एक नए शासन का क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है? इस संदर्भ में पहला नाम आता है भारतमाला परियोजना का। ये एक नेशनल हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है जो औद्योगिक क्षेत्रों, सीमाओं और पड़ोसी राज्यों को जोड़ता है।
नई सरकार का सीधा लक्ष्य इस बुनियादी ढांचे की योजना को तेजी से आगे बढ़ाना है ताकि क्षेत्रीय विकास एकदम फास्ट ट्रैक हो सके। इसी के साथ जुड़ी है एक और महत्वपूर्ण पहल जिसे सागरमाला कार्यक्रम कहते हैं। इसका मेन विजन बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को बेहतर करना है। कहा जा रहा है कि अब कोलकाता और हल्दिया पोर्ट सिस्टम्स के मॉडर्नाइजेशन में काफी तेजी आएगी और अगर ऐसा होता है तो ये आने वाले समय में व्यापार के लिए एक लंबा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन सब के पीछे का आर्थिक लॉजिक समझना बड़ा आसान है। देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही पेज पर होते हैं, उनका आपसी तालमेल होता है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स में रुकावट यानी एग्जीक्यूशन रिस्क काफी कम हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और एमएसएमई सेक्टर्स को फास्ट क्लियरेंसेस मिलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय पीएलआई योजनाओं से जुड़ने के बाद ये राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक मेजर लॉजिस्टिक गेटवे बनने की पूरी क्षमता रखता है। आखिर में हमारे पांचवें और सबसे संवेदनशील भाग पर आते हैं, नई सीमा और नागरिकता नीतियां। यहाँ क्या नया होने वाला है, इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। नई सरकार ने अपने मैनिफेस्टो, जिसे भरोसा शौपोत कहा गया है, उसमें दस्तावेज रहित घुसपैठ को लेकर एक बेहद सख्त 3 चरण वाली रणनीति पेश की है। फॉर्मूला बड़ा सटीक रखा गया है। पहला, डिटेक्ट, यानी घुसपैठियों की पहचान करो। दूसरा, डिलीट, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाओ। और तीसरा, डिपोर्ट, यानी देश से बाहर निकालो। ये इनके चुनावी अभियान का एक बहुत ही प्रोमिनेंट मुद्दा रहा है। फिर बात आती है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। यहाँ इसका डुअल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ये कानून 2015 से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को फास्ट ट्रैक नागरिकता देता है। इससे मतुआ जैसे समुदायों को काफी लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस कानून में मुस्लिम प्रवासियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है, जिसका सीधा अर्थ है कि उन पर जांच और कानूनी कार्रवाई यानी डिपोर्टेशन का रिस्क बढ़ सकता है। इस संवेदनशील कानून के दोनों पहलू यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसके अलावा स्रोतों के मुताबिक नई सरकार ने चुनाव में ये वादा भी किया है कि वो राज्य में अगले 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करेगी और उसके साथ ही बांग्लादेश के साथ लगने वाली लगभग 2217 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरह सील करने का कमिटमेंट भी शामिल है, ताकि आगे की एंट्री को रोका जा सके। तो इन सभी तथ्यों को देखने के बाद अंत में एक बड़ा सवाल जरूर जहन में आता है, क्या ये नया राजनीतिक गठजोड़ भारत के इस पूर्वी सीमांत को पूरी तरह बदल कर रख देगा? देखिए, लगातार 15 साल पुरानी सरकार का जाना, लगभग 93% मतदान का वो ऐतिहासिक आंकड़ा और आर्थिक व भौगोलिक नीतियों में आने वाला ये मैसिव उलटफेर, ये सब क्लियरली इशारा करते हैं कि ग्राउंड जीरो पर एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में ये ऐतिहासिक बदलाव क्या नया रूप लेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये चर्चा बेहद रुचिपूर्ण और जानकारी से भरी रही होगी।